नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सतीश गोहिल फ्रॉम सहजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाठेज ऊना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 10 का सेकंड चैप्टर बूढ़ी काकी वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है प्रेमचंद। सबसे पहले तो हम लेखक के बारे में जानेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड 10 में लेखक का बारे में थोड़ा हमारी जान पहचान हो तो अच्छी रहती है लेखक के बारे में। तो प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में और निधन सन 1936 में हुआ था। प्रेमचंद है, उसका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय है। प्रेमचंद का ओरिजिनल नेम धनपत राय है, लेकिन लोग उसका निक नेम क्या है, प्रेमचंद, उसने अपना दूसरा नाम प्रेमचंद भी रखा था, जो आज वो पूरे भारत में प्रेमचंद के नाम से ही फेमस है। शिक्षा काल से उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। जब वो पढ़ते थे तब उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी पठन किया था, मतलब वो दोनों लैंग्वेज एक साथ पढ़ते थे। प्रारंभ में कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे, मतलब वो स्कूल में पढ़ाई करने के बाद शिक्षक बने और उसके बाद शिक्षक की जो हायर पोस्ट होती है वहाँ पर भी वो थे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, जब भारत आज़ाद नहीं होता उससे पहले जो आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता का, उसमें उसने भाग लेने के लिए अपनी जो गवर्नमेंट जॉब थी वो क्या कर दी थी, उसने छोड़ दी थी और वे स्वतंत्रता की लड़ाई में जुड़ गए थे। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व है। वो खाली हिंदी के ही नहीं बल्कि जितने भी साहित्य है भारत में, उसमें उसका जो कैरेक्टर है वो सबसे बड़ा है, मतलब उसका नाम बड़ा है। ये पाठ में देखे जाए तो बूढ़ी काकी, बूढ़े लोगों की वेदनाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है प्रेमचंद ने अपनी मौलिक शैली में, अपनी थोड़ी हास्यास्पद शैली में बूढ़े लोगों का वर्णन किया कि बूढ़े लोग कौन कौन सी तकलीफ में होते हैं, बूढ़े लोगों का स्वभाव कैसा होता है, वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बुढ़ापा होता है बहुधा बचपन का, मतलब जब लोग, आदमी औरत जो कोई भी हो, वो बुढ़ापा, मतलब हम 60 साल के बाद के लोगों को हम क्या बोलते हैं, बूढ़े बोलते हैं। लेकिन जब एक्चुअली वो 80 ईयर क्रॉस कर जाते हैं, बाद में उसका जो नेचर होता है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, थोड़ा बच्चों जैसा हो जाता है। हमारे घर में भी 80-90 साल के दादा होंगे या दादी माँ होंगे तो देखा होगा उसका नेचर थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया होगा, या कुछ कोई बात के लिए वो जिद करते होते हैं, वो सब कुछ करते रहते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव होता है वो कैसा हो जाता है, बच्चों जैसा हो जाता है। बुढ़ापा है वो बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी, यहाँ पर बात किसकी है, बूढ़ी काकी की, मतलब ये एक औरत की बात है, बूढ़ी औरत की बात है। बूढ़ी काकी के जिभ में स्वाद के सिवा न कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का। रोने के अतिरिक्त वो कोई दूसरा सहारा ही बूढ़ी काकी थी। उसकी पूरे शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए थे। शिथिल मतलब जो कार्य न करते हो वैसे, वो बराबर से चल भी नहीं सकती थी। लेकिन उसके शरीर का एक अंग, उसमें खाली एक चेष्टा बची थी, मतलब जो जान बची थी, वो कौन सी थी, उसकी जीवा, मतलब जीभ, हमारी टंग। वो कुछ भी उसके बाद में उसका कोई नहीं था, और जो कुछ भी उसका मन मुताबिक नहीं होता था तब वो क्या करती थी, रोने लगती थी। जैसे बच्चे कैसे अपने मन मुताबिक नहीं होता है तो रोने लगते हैं, वैसे बूढ़ी काकी थी, वो भी उसका मन मुताबिक नहीं होता था तो क्या करने लगती थी, रोने लगती थी। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टला जाता है, उसकी मात्रा कम होती है, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। ये बूढ़ी काकी का नित्य क्रम था, घर में पड़ी रहती थी। अगर घर वाले उसको खाना देने का समय टालते थे, मतलब खाना देने में भी थोड़ी भी देरी हो जाती थी तो भी वो रोती थी, या भोजन की मात्रा कम हो जाती थी, स्वादिष्ट भोजन बने और वो थोड़ा सा ही उसको दिया गया हो तो उसमें भी वो रोने लगती थी। अगर बाजार से कोई चीज़ वस्तु आती थी चटपटी और वो उसको खाने को नहीं मिलती थी तो भी वो क्या करने लगती थी, रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, मतलब वो साधारण से नहीं रोती थी, ऐसे ऊँ करके नहीं रोती थी, लेकिन वो गला फाड़ फाड़ कर, मतलब जोर जोर से रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे हुए बहुत वक्त हो चुका था। उनके पति को स्वर्ग सिधारे मतलब मरे हुए बहुत साल हो गया था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, उसके बेटे भी थे, वो भी तरुण मतलब यंग एज में आकर ही वो चल बसे
थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई नहीं था, अब उसके भतीजे के सिवाय उसका और कोई नहीं था इस दुनिया में। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी और उसी भतीजे के नाम उसने अपनी सारी संपत्ति वहाँ पर लिख दी थी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। जब बूढ़ी काकी अपनी सारी संपत्ति बुद्धिराम मतलब बूढ़ी काकी का भतीजा उसके नाम कर लिख दी थी, तब जब बुद्धिराम था उसने बहुत सारे वायदे किए थे। वायदे मतलब कि बूढ़ी काकी का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा, उसको अच्छा खाना खिलाऊंगा, उसके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करूंगा, उसके साथ में ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करूंगा, हमारे घर की एक सदस्य है वैसे ही रखूंगा। वैसे सारे वायदे किए। कब तक? जब तक उसने अपनी संपत्ति उसके नाम लिख दी तब तक। जैसे ही उसने उसकी संपत्ति उसके नाम लिख दी वैसे ही एक या दो दिन में, मतलब कि एक दो दिन या एक आध दो वीक में उसका बूढ़ी काकी के और उसकी पत्नी और उसके परिवार का जो बूढ़ी काकी के प्रति व्यवहार था वो एकदम चेंज हो गया। मतलब जो अच्छे वादे किए थे वो सब वो भूल गए और घर में एक बूढ़ी औरत पड़ी हो वैसे वो उसको रखते थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी तथापि बूढ़ी काकी का पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। बूढ़ी काकी ने जो भी संपत्ति बुद्धिराम के नाम लिख दी थी वो संपत्ति में से उसको इतनी आवक होती थी और इतना उसको वहाँ से पैसा मिलता था कि वो कम नहीं था, वो ज़्यादा पैसा मिलता था कि एक साल तक वो बूढ़ी काकी को खिलाएगा ना अच्छी तरह से अच्छे व्यंजन बनाकर तो भी उसमें से पैसे बचते थे। इतने पैसे तो बूढ़ी काकी की संपत्ति से आते थे और उसकी संपत्ति से आते थे वो तो अलग। लेकिन जब आदमी के पास बिना मेहनत का धन आ जाता है तो उसके अंदर लोभ प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, जो बुद्धिराम में हो चुकी थी। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। बुद्धिराम के जो लड़के थे उसको भी बूढ़ी काकी से क्या था? विद्वेष था, मतलब उसको पसंद नहीं थी। और उसने देखा कि मेरे माता पिता बुद्धिराम और उसकी पत्नी वो भी बूढ़ी काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, वो भी क्या करते थे? बूढ़ी काकी को सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, अतः वो अपने संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। अब बच्चे भी कैसे थे, क्या करते थे? बूढ़ी काकी बैठे तो उसको चिमटी करके चले जाते थे, चुटकी काट कर चले जाते थे। कोई था वो पानी पीकर डायरेक्ट उसके ऊपर कुल्ली कर देता। वैसे कई तरह से परेशान करते थे। बूढ़ी काकी तो कुछ कर नहीं सकती थी इसलिए वो रोती थी, लेकिन पूरे घर में ये बात फैल चुकी थी कि बूढ़ी काकी रोती कब है? जब उसको खाना नहीं मिलता है तब। और उनके ये दुख और दर्द को कोई उसके ऊपर ध्यान देता नहीं था कि बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन बुद्धिराम और उसकी पत्नी इसके ऊपर ध्यान देते नहीं थे। वो तो बस बूढ़ी काकी जब रोती थी तो इतना ही मानते थे कि उसको खाना नहीं मिला है इसलिए वो रोती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। बुद्धिराम का जो संपूर्ण परिवार था उसमें बुद्धिराम की सबसे छोटी लड़की लाडली, उसको बूढ़ी काकी से थोड़ा प्रेम था, अनुराग था, मतलब उसके साथ वो अच्छी तरह से बर्ताव आती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों से डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। लाडली थी अपने दोनों बड़े भाइयों से बचकर और परिवार के सभी सदस्यों से बैठकर अपनी मिठाइयाँ और चबेना मतलब कुछ चटपटा खाना, चबेना मतलब हम चवाना बोलते हैं जिसको, वो कहाँ पर जाकर खाती थी? बूढ़ी काकी के पास जाकर ही खाती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ था। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों को सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। लाडली थी वो बूढ़ी काकी के पास जाके क्यों बैठती थी कि उसके दोनों भाई उसको परेशान करते थे। उसके भाग का जो भी खाना होता है, नाश्ता होता है, जो चबेना था, जो मिठाई थी, अगर वो उनके साथ बैठकर खाती थी तो वो लोग वो भी खा जाते थे और उनको परेशान करते वो लोग थे। इसलिए वो बूढ़ी काकी के पास जाकर बैठती थी। और बूढ़ी काकी के पास जाकर जब लाडली बैठती थी तो बूढ़ी काकी को लाडली के पास से थोड़ी मिठाइयाँ और ऐसा थोड़ा चटपटा खाना मिलता। तो दोनों एक स्वार्थ से जुड़ गए थे और जैसे जैसे स्वार्थ से जुड़ गए बाद में दोनों के बीच अच्छा क्या हो गया, कोलैबोरेशन हो गया और दोनों सही से रहने लगे। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्वक नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। अब एक प्रसंग होता है बुद्धिराम के घर पर। बुद्धिराम के घर पर रात को क्या बज रही थी? शहनाई बजती रही थी और गांव के बच्चे और जो सब जो शहनाई बजती थी और जो गाना बज रहा था शहनाई में वो सब उसका आनंद ले रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया
है, मतलब तिलक मतलब एंगेजमेंट जैसा कुछ भी वहाँ पर फंक्शन होगा। बुद्धिराम का बड़ा लड़का था मुखराम, उसका तिलक आया था। यह उसी का उत्सव है। घर में भीतर स्त्रियाँ गा रही है और रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध में व्यस्त थी। रूपा मतलब बुद्धिराम की पत्नी। घर में मेहमान आए थे, स्त्रियाँ अंदर कमरे में गाने गा रही थी तिलक के अनुरूप के, और जो रूपा थी बुद्धिराम की पत्नी, वो मेहमानों को खाने के प्रबंध में थोड़ी व्यस्त थी। भट्टियों पर कहाड़ चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। ऐसा प्रसंग होता है तो खाना भी ज़्यादा लोगों का बनाना पड़ता है। तो बाहर चूल्हे पर एक कड़ा चढ़े, भट्टियों पर कड़ा चढ़े मतलब बड़े बड़े बर्तन होते हैं जो शादी में हम यूज़ करते हैं, वो चढ़े हुए थे। एक पतीले में पूरियाँ और कचौरियाँ निकल रही थी, एक पतीले में मसालेदार सब्जी भरी थी, और सारी सब्जी और जो व्यंजन बन रहे थे वो देसी घी में बन रहे थे, और उसके कारण और मसालों के कारण जो खाने की खुशबू थी वो चारों ओर फैल चुकी थी। खाने में सबसे ज़्यादा रुचि इस घर में किसको थी? बूढ़ी काकी को, क्योंकि बूढ़ी काकी को चटपटा खाना और स्वाद भरा खाना बहुत पसंद था। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। बूढ़ी काकी तो अपने कमरे में बैठी थी, उसको ये प्रसंग में भी उन लोगों ने शामिल नहीं किया था। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। यह जो मसालों की और घी की सुगंध आती थी, जो पूड़ी और कचौड़िया की जो सुगंध निकलती थी, वो हमें भी बेचैन कर सकती है, तो बूढ़ी काकी को तो क्यों नहीं बेचैन कर सकती। वे मन ही मन सोच रही थी कि इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। तो मन ही मन अंदर बैठे बैठे खाने के लिए सोच रही थी कि इतनी देर हो गई, इतना टाइम हो गया, अभी कोई भोजन लेकर आया नहीं, लगता है सब लोगों ने भोजन कर लिया है, कोई मुझे देने नहीं है कि भूल गई। ये सब उनके मन में कई सारे विचार शुरू हो गए थे। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वो रो न सकी। बूढ़ी काकी का एक ही इलाज था, क्या? खाना ना मिले तो क्या करती थी? गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उसको रोने का तो बहुत मन हुआ, लेकिन उसने सोचा कि आज घर में प्रसंग है, अगर मैं रोऊंगी तो लोग क्या समझेंगे, और लोग ये समझेंगे कि घर पर प्रसंग के टाइम बुढ़िया रोई इसलिए अपशकुन हुआ, कुछ प्रसंग में कुछ बाधाएं भी आ सकती है, इसके कारण उसने रोया नहीं। अब बूढ़ी काकी कल्पना करने लगती है, अपने ख्यालों में खो जाती है। बूढ़ी काकी की कल्पना पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी, मतलब वो ख्यालों में ऐसे आंखें बंद करके देख रही थी, उसके नज़र के सामने क्या आ गई? पूड़ियाँ खूब लाल लाल फुली फुली नरम नरम होंगी। कि पूड़ियाँ कैसे होगी? फूल लाल होगी, नरम मतलब एकदम स्मूथ होगी और फुली हुई होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी, जो कचौड़ियाँ बनाई उसमें अजवाइन और इलायची की महक खुशबू आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती कि अगर एक पूड़ी मुझे मिल जाती तो मैं जरा हाथ लेकर देखती और चखती कि कैसा स्वाद है। क्यों ना चलकर कहाड़ के सामने ही बैठो। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कहाड़ के पास आ बैठी। बूढ़ी काकी एक तो प्रॉपरली चल नहीं सकती थी, खड़ी होकर जैसे हम चलते वैसे वो चल नहीं सकती थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं कहाड़ मतलब जहाँ पर रसोई बन रही है वहाँ जाकर मैं बैठ जाऊँ। तो रेंगते हुए मतलब उकड़ू बैठकर मतलब अपने दोनों घुटने मोड़कर और दोनों हाथों का सहारा लेकर ऐसे ऐसे करते, जैसे वो जिसके दोनों पैर नहीं होते वो जैसे चलते, वैसे उसने चलकर कहाँ गई? मान मान अपने जो कोठरी थी उसकी दहलीज मतलब जो दरवाजे से बाहर गई और कहाड़ के पास जाकर बैठ गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही देरी हुआ जितने भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। बूढ़ी काकी को खाने में इतनी रुचि थी, जब कोई चीज़ हम किसी के सामने खाते हैं, अगर वो भूखा होता है तो हमारी तरफ वो कैसे देखता है? लालच भरी दृष्टि से देखता है कि नहीं भाई इसका हो जाएगा तो बाद में थोड़ा मुझे देगा। बूढ़ी काकी को भी ऐसा था कि अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो मुझे थोड़ी देर में थोड़ा सा खाना, ये मसालेदार खाना तो मुझे मिल जाएगा। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। बुद्धिराम की पत्नी जी रूपा थी, वो सारे कार्यभार से थोड़ी परेशान थी, मतलब कि थोड़ा काम का उसके ऊपर टेंशन था, बोझ था। कभी उस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में भी, कभी कहाड़ के पास आती, कभी भंडार में जाती, कभी ये रूम में जाती थी, कभी दौड़कर वो रूम में जाती थी, कभी जहाँ पर खाना पकता था वहाँ जाती थी, कभी भंडार में जाती थी। भंडार मतलब जहाँ पर रसोई का सारा सामान रखा गया हो वहाँ पर वो जाती थी। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। ये सारी जो काम का बोझ उसके ऊपर आ गया था, इसलिए वो क्या हो गई थी? थोड़ी परेशान हो गई थी। उसको गुस्सा आता था, लेकिन वो गुस्सा निकाले तो किसके ऊपर निकाले? उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी, काम के कारण वो क्या हो गई थी? फ्रस्ट्रेट हो गई थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठा देखा तो वो जल उठी। इसी जो भागा दौड़ी में उसने बूढ़ी काकी को जहाँ पर खाना बन रहा था वहाँ पर बैठे हुए देखा
तो वो जल उठी, मतलब एकदम जल उठी, मतलब वो जलने नहीं लगी, मतलब उसको गुस्सा आया, क्रोध न रुक सका। जो उसके अंदर जो क्रोध भरा था, जो गुस्सा भरा था, उसको निकालना ही था, लेकिन वो निकाले किसके ऊपर? अब मौका आया, सामने बूढ़ी काकी बैठी थी, तो उसका गुस्सा निकलने से रुक नहीं सका। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी की पर झपटी और उन्हें दोनों हाथ से झटक कर बोली। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपकता है, मतलब मेंढक जैसे खाना खाने के लिए अपनी जबान लंबी करके जंप लगा कर जाता है, वैसे ही रूपा फौरन बूढ़ी काकी के पास गई और दोनों हाथ से झटक कर बोले, ऐसे दोनों हाथ से उसको झुलाया। ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़ी के? डांट लगे, ऐसे पेट में तो आग लगे, पेट है या भाड़ी के? तुम्हारा पेट है या पटारा है के? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था कि कोठरी में बैठे हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाए, भगवान का भोग नहीं गया, तब तक धैर्य न हो सका ही कि अभी मेहमान ने नहीं खाए, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक आपको थोड़ा रुक नहीं सकती थी? ऐसा कई सारा उसने बूढ़ी काकी को बोल दिया, न सुनाने वाली बातें भी उसने बूढ़ी काकी को सुना दी। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली। रोने का तो मन हुआ, लेकिन वो रोई नहीं और कुछ न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। वापस चुपचाप रेंगती हुई वो अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। भोजन तैयार हो गए, आंगन में पतले, मतलब जो एक पंक्ति में सब खाना खाने बैठते थे। आज तो बुफे सिस्टम हो गई है, सब अपने आप से हाथ से लेकर खाते, लेकिन थोड़े समय पहले ऐसा बुफे सिस्टम नहीं था। तो लोग पहले जमीन पर बैठते थे, एक आसन लगाकर उसके ऊपर लोग बैठ जाते थे। बाद में एक आदमी आके उसको देता था, उसको पतले, मतलब उसको गुजराती में पंगत बोलते हैं। पंगत हो गई, लाइन में बैठ गए सब लोग और खाना शुरू हो गया। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करे थी कि मैं कहाँ चली गई। अब बूढ़ी काकी को अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप हो कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, उसको रूपा ने उसको डांटा, उसको बहुत भरा बुला बोला, लेकिन उस रूपा पर उसको क्रोध नहीं आया। अपनी जल्दबाजी पर दुख था, उससे अपने आप पर दुख था कि ये मैंने कौन सी गलती कर दी। थोड़ी देर में रुक जाती तो मुझे भी तो खाना मिलता, ये दो चार बातें सुनने तो न मिलती। सच ही तो है, जब तक मेहमान भोजन न करे घर वाले कैसे खाएंगे? कि जब तक मेहमान को हम खाना नहीं खिलाते तब तक घर वाले कभी खाते? आप भी देखो, शादी ब्याह के प्रसंग में आप जाते हो तो जहाँ देखते हो कि सबसे पहले बारी किसकी आती है? मेहमानों की। मेहमान खा ले, बाद में घर वाले खाते हैं। मुझसे इतनी देर भी न रहा कि अब तक कोई बुलाने ना आया, न जाऊंगी। अब तक मुझे कोई बुलाने नहीं है कि अब मैं जाऊंगी नहीं। मन ही मन इसी प्रकार विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगे। अब जब तक मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं जाऊंगी नहीं। मन ही मन ये वो सोचने लगी और बैठ गई कि अब जब कोई भी मुझे बुलाने आएगा तब मैं जाऊंगी। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी, धीरे धीरे वो गीत गुनगुनाने लगी। वह मन को बलहाने के लिए लेट गई, अपने मन को दूसरे काम में ज्वाइन करने के लिए वो लेट गई, कोई और कार्य में लग गई। थोड़ा गाना गाने लगी, थोड़ी ऐसी ऐसी उधर उधर की मन में सोचने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे? गाते गाते आधा पौना घंटा निकल गया। तो उसको वो लगा कि मुझे तो इतनी देर हो गई है, क्या करूँ अब मैं? क्या मुझे कोई बुलाने नहीं आया? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे कि लगता है किसी की आवाज़ जब उसने देखा तो बाहर मेहमानों की चहल पहल कम हो गई थी, किसी की आवाज़ भी नहीं आती थी। तो उसने सोचा कि लोग अब खाना खाकर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं है। रूपा चिढ़ गई है, क्यों ना, क्या जाने न बुलाए? कि रूपा भी चिढ़ गई है मेरे वो व्यवहार से, इसलिए रूपा भी मुझे बुलाने नहीं आई होगी। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास था कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएंगी। बूढ़ी काकी जाने के लिए तैयार थी और वो सोचने लगी बस थोड़ा सा ही तो जाना है, 1 मिनट में मेरे सामने मसालेदार कचौड़ियाँ और पूरियाँ आ जाएगी और सब्जी भी आ जाएगी। उनकी स्वादेंद्रिय गुदगुदाने लगी, मतलब जो उसकी स्वादेंद्रिय, मतलब उसकी जीवा, मतलब जीभ उसको वहाँ ले जाने के लिए क्या करने लगी? ललचाने लगेगी। मन बोल रहा था हाँ, दिल बोल रहा था ना। दोनों के बीच में लड़ाई, जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, ये बूढ़ी काकी के मन में लड़ाई हो रही थी बाद में। लेकिन बूढ़ी काकी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में था? खाने की चीज़ में, इसलिए वो गई। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांध लिए। सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ, दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। वो खाने के बारे में सोचने लगी, मन ही मन ख्याल करने लगी। जैसे पहले वो ख्याल करने लगी थी वैसे ही वापस उसके मन में खाने के ख्याल आने लगे। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। चाहे कोई भला माने या बुरा, मैं तो हर एक चीज़ 2-2, 3-3 बार मांग मांग कर खाऊंगी। कोई मुझे भूखड़ बोले या कुछ भी बोले, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो मांग मांग कर ही खाऊंगी।
यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी कि मुझे इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना मिल रहा है, इतनी पूड़ी कचौरियाँ वो सब मिल रही है, तो मुंह झूठा करके मतलब 1-2 पूरी खाकर मैं थोड़ी उठ जाऊंगी। स्टॉप।